हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज तुम लोगों को क्लियर आ रही है? क्या साउंड एकदम क्लियर है? क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? क्या मेरा साउंड एकदम क्लियर है? टुडे हियर वी आर विद द सेकंड क्लास। क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? आप मेरे को रिप्लाई करके बताओ, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, हेलो मोनिका सिंह, हेलो अभिषेक मिश्रा, हेलो निखिल परिहार, देवांश शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप लोग मुझको सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझको सुन सकते हैं बच्चों? चरण स्पर्श आशीर्वाद। द वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। डीपीपी में डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में डीपीपी लेंगे हम लोग, वहां पे डाउट डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रिप्लाई यस और नो। आपको देखकर अच्छा लगा, मुझे भी तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं पूरे जोश में पूरी एनर्जी के साथ आया हूँ, बहुत मजा आएगा, है ना? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, वरना हेलो हाय खत्म ना होगा फिर। साउंड इज क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू। आपको देखकर अच्छा लगा, मुझे भी तुम लोग को देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? सर सब बढ़िया है, लव यू सर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes। शुरू करते हैं। लव यू सर, लव यू ऑल। आज सब सही है, आवाज आ रही है, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड? अच्छा, वीडियो क्वालिटी की जो प्रॉब्लम थी वो आज सॉल्व हो जाएगी। हम लोग उस पर लगे हुए थे, हमने कहा था कल रात तक कि आज दिन में हो जाएगी, तो आज डेफिनेटली हम लोग लगे हुए हैं। वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे आज, वीडियो क्वालिटी वाली। बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है? सर योर वॉइस इज क्लियर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट किया जाए। साउंड इज क्लियर सर। वीडियो क्वालिटी कम कैसे होगा? वीडियो क्वालिटी कम हम करेंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे, वो हमारे एंड से है, हम लोग कम कर देंगे उसको। वीडियो क्वालिटी हम लोग कम कर देंगे, ठीक है? वीडियो क्वालिटी अब आपको लाइव में तो नहीं कम होगा, लाइव सेशन के बाद यू कैन चेंज द वीडियो क्वालिटी, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू चेंज द वीडियो क्वालिटी। ओके, लाइव सेशन के बाद यू विल हैव ऑप्शन टू चेंज वीडियो क्वालिटी। शुरू किया जाए। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, तुम लोग की वजह से बहुत सही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हूँ। स्टार्ट किया जाए भाई क्लास को, शुभारंभ किया जाए भाई। स्टार्ट की जाए क्लास। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं?
Let's start today's class in next 4 or 5 minutes. क्या सभी चीजें क्लियर हैं? क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं? Let's take 1 or 2 minutes and start this session. आज मैं आप लोगों को कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा। आज कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे, है ना। बेसिक से चलेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल लाए हैं, उसके आपको बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे। ऐसे सवाल कराएंगे जो आपने YouTube पे अभी तक नहीं देखे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो अभी आप तक किताबों में नहीं पढ़ी है। तो बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। Let's start today's session. चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम। चलिए शुरू करते हैं सेशन को अब, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। आज का गोल क्या क्या है? कूलम्स लॉ पढ़ना है, उसके बाद कूलम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ना है। कूलम्स लॉ में क्या क्या लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन बोले तो कहाँ कहाँ कूलम्स लॉ नहीं लगता है, कूलम्स लॉ क्या होता है पहले वो समझेंगे। उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल्स, देखो नाम ही सिंपल है तो डेफिनेटली सिंपल हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स करेंगे एकदम इसके ऊपर। उसके बाद क्या है, फोर्थ नंबर पे कंपैरिजन विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों ये जो कूलम्स लॉ है ना, क्लास 11 में आपने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे काफी मिलता जुलता है, तो उससे इसको हम कंपेयर करेंगे। फिर क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम ये करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, है ना। यहाँ तो हम नॉर्मली कर लेंगे स्केलर फॉर्म में, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं, और उसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। बट आज ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जहां तक है इसकी डेफिनेशन और मीनिंग करेंगे। कल के लेक्चर में इसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये आज की क्लास का हमारा गोल होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या पढ़ा था कि भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। पर किस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं या किस फोर्स से रिपेल होते हैं वो बताता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या देता है? कूलम्स लॉ हमें क्या देता है? कूलम्स लॉ गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, कई लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, एकदम सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देखना अब यहां से, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। जरा ध्यान से पढ़ना, कूलम्स लॉ गिव्स अस क्या देता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। नहीं लिखा रे बाबा, ये लिखा स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, पॉइंट मतलब छोटा सा, ये भी बाद में और समझाएंगे। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। वाह सर, आज तो मस्त बना के लेके आए हो। मान लेते हैं दो चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। थोड़ी देर के मान लेते हैं कि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, है ना। लेट अस अज्यूम कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा। मान लेते हैं इनके बीच में जो सेंटर से सेंटर, ध्यान से, जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। अब बात आती है किस फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे। अब देखना इसको कैसे लिखते हैं। Q1 वाला Q2 को इधर ढकेलेगा, Q2 वाला Q1 को इधर ढकेलेगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी बच्चों वो इस तरफ लगेगी। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। इस पे वेक्टर लगा लो। कैसे लिखा? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, किसकी वजह से? इसकी वजह से, ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और इसके ऊपर क्या होगा? ये इसको उधर ढकेलेगा, जहां रे जहां, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी, और इसको क्या बोलेंगे? सभी लोग बोलेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। यहां तक तो कोई डाउट अभी है नहीं, बहुत क्लियर है। अच्छा,
अब ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं पर मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं F12 का मॉड इज इक्वल्स टू F21 का मॉड। बोलोगे सर ये कैसे हुआ? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना भाई। इसने इसको F21 से धक्का दिया तो इसने इसको F12 से धक्का दिया, है ना, बराबर रिएक्शन होता है ना। वही स्कूल में तुम जाओगे, कोई बढ़िया हट्टा कट्टा चौड़ा सा लड़का, उसको एक थप्पड़ मारो, बराबर का रिएक्शन नहीं, बराबर नहीं होगा, कूट के रख देगा तुमको, वहां न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट यस अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर कह सकते हैं, पर वेक्टर वाइज जब लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो दोनों फोर्स बराबर हैं, लेट अस से कि इस फोर्स को हम F बोल लें, इस फोर्स को हम कैपिटल F बोल लें, ठीक। अब कूलम ने हमसे क्या कहा? कूलम ने हमसे क्या सजेस्ट किया? कूलम सजेस्टेड, या ऐसे लिख लो, कूलम बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। लॉ के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है, कोई प्रूफ नहीं होता। कूलम्स लॉ का प्रूफ नहीं दे सकते, यूजिंग गॉस लॉ देंगे बट वो सच्चाई नहीं है। कूलम्स लॉ का प्रूफ असल में कुछ नहीं होता है। कई टीचर पढ़ाते हैं कि गॉस लॉ से यूज करके कूलम्स लॉ का प्रूफ, लॉ है, एक्सपेरिमेंट से बना। इन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक लॉ डिराइव किया, कई लोगों ने टेस्ट किया, सही था। सो कूलम बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट स्टेटेड क्या क्या कहा कूलम ने, सुनते हैं। उन्होंने पहली बात कही, ये जो F है, ये जो फोर्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, सबको पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ये जो फोर्स है इनके बीच में लग रही है, ये Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे प्रोपोर्शनल है। मतलब Q1 Q2 जितने ज्यादा होंगे फोर्स, उतनी ज्यादा सोचने में समझ आता है, बड़े बड़े चार्ज होंगे, जाता जाता रिपल्शन होगा, बड़ा आसान है भैया, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने, ये तो पहली बात है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब ये जो फोर्स है ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दोगे तो ये जो फोर्स है ये कितने टाइम हो जाएगी? इसको डबल किया, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 टाइम्स हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स घटेगा, और कैसे? 1/r² के रेट से। आप इनके बीच के डिस्टेंस को डबल करोगे, फोर्स 4 गुना का। आप इनके बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे, फोर्स 3 गुना डिस्टेंस बढ़ाया तो 3 का स्क्वायर 9, तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। आप इनके बीच के डिस्टेंस को आधा करोगे, कितना करोगे? आधा करोगे, यानी 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर गया, फोर्स कितने टाइम हो गई? 4 गुना। तो एक तो जो कर रहे हो उसका स्क्वायर कर लो और उल्टा भी कर लो। कहने का मतलब डिस्टेंस डबल किया तो उसका स्क्वायर 4 गुना और फोर्स 4 गुना कम। क्लियर हो गई? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इतना तो सबने पढ़ा था, नो डाउट, इतना सबने किताब से पढ़ लिया था। अब हम क्या बताने जा रहे हैं इसी में आगे सुनो। एक तो एक चीज क्लियर हो गई, इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगली बात सुनो, इन्होंने और क्या चीज कही थी? F acts along the line joining two charges। ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये क्या मतलब है बच्चों? ये तो हमें पता चल गया कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, Q1 Q2 को रिपेल करके इधर भी तो फोर्स लगा सकता था भाई, ये भी तो ढकेलना हो गया, उधर जाओ। Q1 Q2 को रिपेल करके इधर भी फोर्स लगा सकता था, Q2 Q1 को फोर्स करके इधर भी फोर्स लगा सकता था, पर नहीं। F acts along the line joining two charges। ये जो लाइन है जो इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करेगी, जो इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करेगी, ये लाइन, इस पे F एक्ट करेगा। इसीलिए इस फोर्स को बच्चों हम लोग दैट्स वाई
दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। अभी धीमे धीमे सीख जाऊंगा मैं स्मार्ट बोर्ड चलाना, जरा मजाक मत उड़ाओ। दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ठीक, सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशन की भी होती है। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो सेंटर से सेंटर पे लगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और सबको पता ही है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो ये फोर्स कैसी होगी? रिपल्शन की। अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन की। तो ये भी हम लिख सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसमें तो कुछ बताने वाली कोई खास बात भी नहीं थी। तो ये है कूलम्स लॉ। लॉ यही है, इक्वेशन एक बाद में आएगी, लॉ इतना ही है। F is proportional to Q1 Q2, F is proportional to 1 by R square, F acts along the line joining। सब बात याद रखना। सेंट्रल फोर्स और क्या बताया? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इतनी बातें आपने समझी। ठीक, आगे बढ़े। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। अब आते हैं कि कूलम्स लॉ तो समझ में आ गया, अब कूलम की इक्वेशन समझते हैं। तो कूलम ने हमसे ये बोल रखा है, कूलम ने हमसे ये बोल रखा है कि जो F है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और क्या बोला है? F है वो प्रोपोर्शनल है 1 by R स्क्वायर के। हम दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे और हम बोलेंगे F इज इक्वल टू, सबने पढ़ा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, वो 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हम अगली क्लास में लाएंगे। इस क्लास में 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगली क्लास में। अभी K, व्हाट इज K? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K इज अ proportionality force constant। इसको कई लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अलग अलग टीचर अलग अलग नाम देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू क्या होगी वैल्यू? यानी जो K है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी जो K है ये क्या करता है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अलग अलग मीडियम समझते हो ना, जैसे एयर में रखा है, वाटर में रखा है, ऑयल में रखा है, माइका में रखा है, कंडक्टर में रखा है। अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। हाँ, जो सबसे कॉमन मीडियम है एयर या वैक्यूम, उसके लिए K की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। याद करना पड़ेगा इसे, 9 into 10 to the power 9 रखना पड़ेगा। अब इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं, यहीं से R स्क्वायर को उधर भेज दो। फोर्स किस में होती है? न्यूटन में। R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 नीचे गया, कूलम इनटू कूलम क्या हो गया? कूलम स्क्वायर। नहीं समझे भाई? R स्क्वायर को इधर भेजो, ये क्या है? न्यूटन। R स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा? मीटर में मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे गया, कूलम 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 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? ये K का वैल्यू है, पर किसके लिए? फॉर मोस्ट कॉमन मीडियम। यानी ये वैल्यू किसके लिए है? फॉर एयर। वैसे एयर के लिए ये वैल्यू होती नहीं है, एयर की एक्चुअली वैल्यू नहीं है, बट कह देते हैं फॉर एयर या फ्री स्पेस जहां कोई मीडियम ना हो, या वैक्यूम, एक ही बात है। इनके लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, बाकी अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आप ये पढ़ोगे, और आपने किताब में भी शायद देख रखा हो कि इस K को बताने का एक और तरीका किताब में बताया गया होगा। ये K is equals to 1 by 4 pi epsilon। कई लोग बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, वो होता है एयर के लिए। जनरली लिखते हैं K is equals to 1 by 4 pi epsilon। ठीक है, 1 by 4 pi epsilon। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो K is equals to 1 by 4 pi epsilon नॉट। नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये है एप्सिलॉन, ये है एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब नो मीडियम। नो मीडियम बोले तो एयर या वैक्यूम, तब इसको हम इसे रिमूव करते हैं। बट इसके बारे में, परमिटिविटी के बारे में, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज इस फॉर्मूले पे अपन को ध्यान देना है, F is equals to K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कूलम्स लॉ।
या कूलम्स इक्वेशन कह लो। क्लियर है इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? इसमें क्या ही डाउट होगा वैसे अभी? लेट मी चेक, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यहां तक सब क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, प्रोसीड कर जाऊं? क्या मैं प्रोसीड कर जाऊं? इतना सबको क्लियर हो रहा है? यस यस, ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब बात आती है हमारी, अब बात आती है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की, कि क्या क्या लिमिटेशन है, कहां कहां लॉ नहीं लगा सकते, है ना? क्यों क्यों ये लॉ बदनाम हो रखा है, इसमें क्या क्या गलतियां सुनो। देखो, कही है, पहली बात, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर point charges and not for extended charges। ये लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के लिए। क्या पॉइंट चार्जेस हमेशा पॉइंट होते हैं? क्या वो हमेशा छोटे होते हैं? नहीं, ऐसे कोई, इसकी कोई जरूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है पॉइंट चार्ज हमेशा छोटा होगा। तो वो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ एक स्फीयर है, उसका रेडियस मान लो 5 मीटर है, 5 मीटर बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्फीयर, पर उसको तुम अपने घर से देख रहे हो, तुम कोलकाता में बैठे हो, मैं इलाहाबाद में बैठा हूं, तुमको ये स्फीयर कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा होता है कि जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो वो बहुत ज्यादा हो। मान लो अभी 5-5 कूलम के दो चार्ज, सॉरी 5-5 मीटर के रेडियस के दो स्फीयर बगल बगल रख दो, बहुत बड़े लगेंगे। पर एक को रख दो तुम इलाहाबाद में, एक को रख दो तुम दिल्ली में। सर दिल्ली में कौन रहता है? दिल्ली वाली कौन है? कोई नहीं। हाँ, तो दिल्ली में रखिए दूसरा। अब यहां से दिल्ली जब देखेगा ये चार्ज, तो उसको चार्ज कैसा दिखेगा? छोटा सा। तो होता है ये पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट। जरूरी नहीं कि एक्चुअल में पॉइंट हो। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट चार्ज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट चार्ज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट चार्ज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है द साइज ऑफ चार्ज must be very small compared to distance between charges। जो साइज ऑफ चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। क्लियर हुआ? ये पॉइंट चार्ज समझ में आया? क्या पॉइंट चार्ज जरूरी है छोटा हो? नहीं, पॉइंट चार्ज बड़ा भी हो सकता है, पर जो आर की वैल्यू हो वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आर मतलब सेपरेशन बिटवीन चार्ज, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। दूसरी लिमिटेशन देखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। लिखा था इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे होना चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग गलत मीनिंग समझ रहे हैं कि रुके होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं तो आप लॉ लगा सकते हो, Q1 भी रेस्ट पे, सुनो ध्यान से सुन लो, Q2 भी रेस्ट पे, लॉ इज वैलिड। ध्यान से, Q1 अगर मोशन में है और Q2 अगर रेस्ट पे है, या ऐसा कर लेते हैं पहले, ऐसे कर लेते हैं कि पहली बात की कि दोनों जब रेस्ट पे हैं तब लॉ लगा सकते हैं। बिल्कुल स्टेशनरी चार्ज के वैलिड है, इसमें क्या सीखना है। अगर Q1 मोशन में है, Q2 भी मोशन में है, तो क्या लॉ वैलिड है? नहीं। पर अगर बच्चों Q1 मोशन में हो और Q2 रेस्ट पे हो, क्या तब ये लॉ वैलिड है? हाँ, तब ये लॉ वैलिड है। दो में से कोई एक भी चार्ज अगर रेस्ट पे हुआ तो ये लॉ वैलिड होता है।
पर अगर दोनों मोशन में आ गए देन दिस लॉ इज नॉट वैलिड। तो ये हो गई इसकी दो बड़ी लिमिटेशन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। सर एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता? बढ़िया सवाल कि क्या एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगती? लगती है, पर उसको आप कूलम्स लॉ से नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और अलग मेथड्स हैं जो आप शायद गॉस लॉ के अंदर पढ़ोगे, पर कूलम्स लॉ से आप एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए फोर्स नहीं निकाल सकते। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए आप पढ़ोगे आगे गॉस लॉ। ठीक, या एक्सटेंडेड चार्जेस को हम एक और तरीका दिखाते हैं। एक्सटेंडेड मतलब होता है बच्चों बड़ा लंबा चार्ज। तो लंबे चार्ज को पता है कैसे डील करेंगे? छोटे 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 बच्चे छोटे 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 टुकड़ों में तोड़कर, छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ लेंगे। डीक्यू डीक्यू सुना होगा ना? डीक्यू डीक्यू सुना है? हाँ, डीक्यू डीक्यू छोटे छोटे डीएक्स डीएक्स जैसे वैसे तोड़ लेंगे और हर डीक्यू क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। जब मैं सवाल कराऊंगा एक्सटेंडेड चार्जेस के, लीनियर चार्ज है, अपने पास सरफेस चार्ज है, अपने पास स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बाद। तो जब आप वहां पे देखोगे कि हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, डीक्यू डीक्यू डीक्यू, क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि छोटा पार्ट कैसे बिहेव करता है? लाइक पॉइंट चार्ज, और वहां पे हमें कूलम्स लॉ लगाना है। कोई एक्सटेंडेड लीनियर चार्ज आपको दे दिया ये, और यहां पे मान लो एक चार्ज क्यू रख दिया और ये बोला प्लस 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 प्लस, ये एक्सटेंडेड लीनियर चार्ज है। क्या आप इस पे इसकी वजह से फोर्स निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। इसको आप डीक्यू 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 पार्ट में तोड़कर, ये तरीका होगा। सब सीखेंगे मेरे लेक्चर। क्लियर है? ये दो बड़े लिमिटेशन हुए। क्या और भी लिमिटेशन है? यस यस, और भी लिमिटेशन है। इसी पेज पे कवर करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। और भी लिमिटेशन है। और क्या लिमिटेशन है बच्चों? और क्या लिमिटेशन है? तीसरा पॉइंट, और क्या लिमिटेशन है? तीसरा पॉइंट कि इट इज नॉट वैलिड इफ R is less than 10 to the power minus 15 मीटर। क्या नहीं वैलिड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगती? लगती है, पर कूलम्स लॉ से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। फोर्स तो लगती है, बट आप उसको कूलम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? एटॉमिक डिस्टेंस। एटम के अंदर घुस गए, वहां पे आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। अच्छा, इतनी बात हो गई। एक बात और नोट करो, इंपॉर्टेंट नोट, लिमिटेशन में नहीं है, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। यहाँ पे लिख लो नोट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब सर ये क्या है कंजर्वेटिव? इसके घर वाले इसको निकलने नहीं देते। एक घंटा चाहे देख लो, आप लोग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स है ना, बहुत कंजर्वेटिव है घर वाले, बाहर नहीं निकलने देते। ऐसा नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों वो होती है, बता देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की एक खास बात बता देते हैं, क्लास 11 में आपने पढ़ा था। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। एक राउंड ट्रिप में घूम के आओगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो किसी पार्टिकल पे लग रही है और पार्टिकल कहीं गया, घूमा फिरा इधर उधर, है ना, घूमने गया, मूवी देखा, ठीक है, पॉपकॉर्न खाया, सब किया, ठीक है, सिनेमा देख के वापस आया अपने घर में, बिस्तर में जहां चला था वहीं सो गया, तो उसका वर्क डन जीरो। आप बोलोगे सर ये तो हमेशा होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। तुम अगर गधे हो, तुम मतलब गधे हो अगर तुम ये बात सोचते हो। अगर तुम्हें लगता है कि सारी फोर्सेस का वर्क डन जीरो होगा अगर लास्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये गलत है। ये गलत कंसेप्ट क्लास 10 से बना के चले आओ। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होती हैं, ध्यान से, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो हो जाए, वर्क डन जीरो नहीं होगा। अरे भाई फ्रिक्शन की फोर्स, तुम यहां से जाओ सिनेमा हॉल से वापस आओ, फ्रिक्शन कोई काम ही नहीं करेगा? करिएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है। कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ वो फोर्स है जिसके लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। अब तुमने पढ़ाई सारी वही फोर्सेस है, तुमने क्या 9 10 से ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हें लगा हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो। पर ये बात ट्रू है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए।
कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल एक तो अपना यही हो गया, इसका क्या एग्जांपल दें? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारी हो गई स्प्रिंग फोर्स, एक हमारी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती कंजर्वेटिव, ये भी याद रखना। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, बट ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ऐसी फोर्स जिनका राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो। आज से याद रखोगे ये बात कि सभी फोर्सेस का राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता। सभी फोर्सेस का राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। तो ये शायद कॉन्सेप्ट ये तुम्हारे कहीं काम आ जाए आगे। किसी क्वेश्चन में लंबा चौड़ा सवाल और लास्ट में पूछो व्हाट इज द वर्क डन, तुम देख लेना, वापस आ गया तो वर्क डन जीरो। क्लियर? लिमिटेशन क्लियर हो गई आपको? कूलम्स लॉ की पहली बात सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगेगा। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? जो चार्जेस छोटे हों कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दूसरी बात स्टेशनरी चार्ज पे लगता है, स्टेशनरी जो रेस्ट पे हो, दोनों रेस्ट पे हो तो भी लगा सकते हैं, कोई एक रेस्ट पे हो तो भी लगा सकते हैं, पर यदि दोनों मोशन में हो तो नारे नाच छिछी हो जाएगा। और तीसरी बात कि एटॉमिक डिस्टेंस के अंदर जाके आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, पर यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कूलम्स लॉ से भी। क्लियर है यहां तक? आगे अब आ गया कंपैरिजन विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू लॉ ग्रेविटेशनल लॉ। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। जरा देख के देखते हैं। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और सपोज कर लो इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। इनके बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी? Fe is equals to K Q1 Q2 बटे R। थोड़ा बहुत याद है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने निकाला था? सर आइजैक न्यूटन ने। कब निकाला था? पैंडेमिक के समय। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है ना, उस टाइम प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग के टाइम वो अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर घर चले गए थे। तुम भी आए होगे ना, तुम्हारा तो स्कूल ही नहीं खुला, पर तुम जहां मोबाइल चला रहे हो वो बंदा बैठ के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिजाइन कर रहा था। तो इस टाइम तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त होगा जो कोई लॉ बना रहा होगा, उसको ढूंढो, वो गद्दार तुम्हारे बीच है जो आने वाली 7 पुश्तों को परेशान करने वाला है। पैंडेमिक में ही बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, इंसान खाली बैठता है ना। और पैंडेमिक के सर घर में लड़ाइयाँ भी बहुत होती है क्योंकि सब लोग साथ रहते हैं। M1 M2 और सर प्यार भी बढ़ता है, और सर परिवार, अरे चुप कहानी चालू हो गई। तो M1 M2 मान लो दो मासेस हैं और उनके बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है। M1 M2 दो मासेस हैं। अब कई लोग सोच रहे हैं का डिस्कवरी करनी है हमको, का खोज लेंगे हम, है? तुम तो फंसे हो इस बात में कि कैरी मिनाटी का वीडियो क्यों डिलीट हुआ, तुम कैसे डिस्कवरी करोगे? M1 M2 के बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है Fg, उसका फॉर्मूला होता है G M1 M2 बटे R²। क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है कि दोनों में F एक ही जैसा है। मतलब वहां Q1 Q2, यहाँ M1 M2, वहां भी 1/R², यहाँ भी 1/R²। तो यस, कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटी भी बताएंगे और डिफरेंस भी। तो पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सिमिलैरिटी। पहली सिमिलैरिटी क्या है? पहली सिमिलैरिटी ये है कि Fe एंड Fg, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला, एंड Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, both follow inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ रहे हो? 1/R² के प्रोपोर्शनल, 1/R² के प्रोपोर्शनल। दूसरी बात दिख रहा है ना, दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। आई होप आपको याद होगा सेंट्रल फोर्स क्या होती है। वो जिसमें फोर्स जो लगती है वो सेंटर से, सेंटर के अलोंग ऐसे लगेगी ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे ऐसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो इसमें ऐसे लग जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे इधर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना, तो इस तरह से लगा लेंगे हम। ठीक, बट ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? सेंट्रल फोर्सेस होंगी। एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, या एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस। तीसरी बात, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोनों के लिए ही राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ एंड कूलम्स लॉ, या ये कह लो ये सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस की। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बढ़िया सिंपल, जैसे कुछ और बताने की जरूरत है नहीं। बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस acts along the line joining two charges, acts along the line joining two masses, और both are conservative। यहाँ हमने मान लिया सेम तरह का चार्ज है तभी रिपेल कर रहा है, यहाँ दोनों चीज हो सकती थी, रिपेल और अट्रैक्ट, एंड बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों के लिए वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। क्लियर है? अब बात करते हैं डिफरेंस की। इसके बाद एक स्लाइड खाली मिल गई, तो अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस क्या है? हाँ, तो डिफरेंस भी है, बिल्कुल है। देखो पहला डिफरेंस, Fe can be attractive as well as repulsive in nature। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, बट Fg is always अट्रैक्टिव इन नेचर। भाई जो दो मासेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपेल नहीं करते। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। दूसरा डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लिखा समझ में आ गया? रेस्ट पे चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी थी एयर के लिए? आज याद कर लो भाई, सवाल लगाने हैं। 9 × 10⁻⁹। यूनिट बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसके लिए? एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए? ठीक है, रटे रहो उसको। हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू एयर के लिए अलग है, ऑयल के लिए अलग है ना, किसी और कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अलग है, किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अलग है। बट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अपना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपना जो है जी, उसकी वैल्यू बच्चों फिक्स होती है, मीडियम के हिसाब से चेंज। नाम ही है यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में से। तो डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव भी, पर ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव। दूसरा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कांस्टेंट है के, वो अलग-अलग मीडियम में, नाना प्रकार के मीडियम में जाके अपना रंग बदल लेता है ना। पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसा है? फिक्स्ड एकदम, है ना, डी टाइप का, अपनी वैल्यू नहीं चेंज करता, पूरी यूनिवर्स में उसकी वैल्यू से। तीसरी बात, Fe is much larger than Fg। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी गई है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स में काउंट होती है। इसका बड़ा आसान सा रीजन है, जरा ध्यान से देखो, इनके फॉर्मूले क्या थे? Fe का फॉर्मूला क्या है? KQ1 Q2 बटे R², और Fg का फॉर्मूला क्या है? Gm1 M2 बटे R²। देखो दोनों ये K के प्रोपोर्शनल है और ये G के, दिख रहा है? ये वाली फोर्स K के प्रोपोर्शनल है G के। तो बच्चा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो K की वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बहुत बड़ी वैल्यू है। और जो G की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे यही तो चेंज होगी यूनिट। यहाँ ऊपर देखो Q1 Q2 है तो नीचे जाके कूलम स्क्वायर, यहाँ ऊपर क्या है? केजी तो Fg के नीचे जाके केजी स्क्वायर बाय G = Fr²/m1m2। F कितना है? न्यूटन, R² मीटर स्क्वायर, m1m2 केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बहुत छोटी पड़ जाती है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटी होती है। सो ये हम बोल सकते हैं डिफरेंस है।
ठीक है, तो अब आप लोगों को कॉमन थिंग भी समझ में आ गया और डिफरेंस भी। तो एग्जाम में अगर 3 नंबर का बोर्ड सवाल आ गया, 2 नंबर का 1 नंबर का आ गया कि एक सिमिलैरिटी एक डिफरेंस बताओ, तो बता सकते हो। सिमिलैरिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, है ना, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस या टू मासेस। और सिमिलैरिटी क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 है। क्या दुनिया की हर फोर्स का वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 होता है? नहीं, जो बोले वो गधा है, उसको बताना कि भैया फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, तो आकार पढ़ लेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पढ़ के आया होगा। हाँ, और डिफरेंस क्या है कि Fe कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल, समझ गए? Fe दो नेचर के होते हैं, पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ अट्रैक्टिव। और क्या है कि जो कांस्टेंट k है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, g नहीं डिपेंड करता। और क्या है, k बहुत छोटा है, g बहुत बड़ा है, सॉरी k बहुत बड़ा है और g बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बड़ी। इसका एग्जांपल भी देंगे, एक सवाल लेके आए हैं, ये रहा। Find the ratio of electrostatic force to gravitational force between two electrons kept in free space। क्या रहा है कि आप रेशियो निकालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg का बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स केप्ट इन फ्री स्पेस। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहां और दे देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और क्या बता दी जाए, k की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और g की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यार मैं कर दे रहा हूं आपके सामने, ये बस एक डेमो दिखाने के लिए कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को उसकी औकात दिखा देंगे कि तुम बहुत छोटे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ी है। सर आप ऐसा करते हो इसके साथ, अब क्या करें, है ही बेचारा छोटा छोटा आदमी है, गुंडई करना चाहता है, करने दो। मीनवाइल एजुकेशनल जायंट सेइंग टू मी, छोटा आदमी है, गुंडई करना चाहता है, करने दो आप चला रहा है, चलाने दो। तो वापस आते हैं हाँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा Q1 Q2 सेम है, ध्यान से देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दोनों चार्ज सेम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, सो वी कैन राइट K Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो QE का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, F ग्रेविटेशन कितना होगा, G M1 M2 बटे R स्क्वायर। याद है थोड़ा बहुत 11 में, इतना तो पढ़ाई होगा। अब क्या दोनों मासेस भी सेम है? हाँ भाई, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं? M1 M2 सेम होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब कंपेयर करने को बोला है तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना? एक काम करते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा, K QE का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय G ME का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा, K QE स्क्वायर अपॉन G ME स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट करनी है, K की वैल्यू रख देंगे 9 into 10 to the power 9 into QE चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 multiplied by mass of electron का स्क्वायर 9.1 into 10 to the power minus 31 का स्क्वायर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी करीब करीब 10 की पावर 42। बस यही हम फील कराना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स is nearly 10 to the power 42 times of the gravitational force between two electrons। कुछ है ही नहीं इसके सामने। जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे 10 की पावर 42 गुना बड़ी। So you can calculate this and feel this also। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो अब कूलम्स लॉ पे सवाल करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स है ना, इसका नाम सिंपल। ये पहले वाला ट्राई करो। A charge Q is divided into two parts such that the electrostatic force between two parts is maximum। सर ये तो करके आए, बहुत हल्का सवाल है, ये तो पढ़ के आए थे। करो, ट्राई करो पॉज करके। A charge Q is divided into two parts। A charge Q is divided into two parts such that electrostatic force between two parts is maximum। Find the charge on each part।
चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है दोनों पार्ट पे, सॉरी आपको चार्ज निकालना है जो दो पार्ट में डिवाइड किया है उसका। गिवन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी हो गई है, मैक्सिमम। तो क्या करेंगे हम, करें, हो गया। क्या करेंगे हम, इसके हम दो पार्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि जो चार्ज क्यू है ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, मान लो कि एक पार्ट है स्मॉल क्यू, बचा हुआ कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू है, ऐसे हर किताब में दिया रहता है। एक मान लो अपना स्मॉल क्यू है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। अब इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी बच्चों, K इंटू क्यू माइनस क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होगी। अब से बोल रहा है ये फोर्स कैसी है, ये फोर्स मैक्सिमम है ना। तो ये फोर्स बच्चों अगर मैक्सिमम होगी तो इसकी कोई कंडीशन पड़ी है क्या, मैक्सिमम मिनिमम की। अगर y मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे जो x होगा dy बाई dx कितना होगा, 0। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, स्मॉल क्यू ना। यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, स्मॉल क्यू। फील नहीं आया सर, एक मिनट रुको, अभी फील आएगा, एक सेकंड बस, एक मिनट। हाँ अब आ जाएगा फील। हाँ मान लो एक पार्ट है अपना x, एक पार्ट है q माइनस x, तो चार्ज फोर्स कितनी हो जाएगी, k x q माइनस x। अब अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है तो क्या मैक्सिमा की ये कंडीशन होगी, df बटे dx इज इक्वल्स टू 0। नहीं याद आ रहा, अगर मैं बोल दूं कि y की कोई वैल्यू है, y इज इक्वल्स टू मान लो x स्क्वायर प्लस 4x ऐसा करके कुछ है, प्लस कुछ भी, मैं बोलूं y कब मैक्सिमा होगा, तो आप क्या करोगे, dy बाई dx को 0 चेक करते हैं, और शायद एक और कंडीशन होती है d2y बाई dx स्क्वायर को लेस देन 0 भी देखा जाता है, पर यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये तरीका होता है मैक्सिमा मिनिमा करने का, डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्लास 11 में पढ़ा जाता है कि अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो y का मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है तो dy बाई dx करो। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, हम df बाई dx इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, इसको पहले आगे बढ़ा लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं kqx माइनस kx स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोल सकते हैं kqx माइनस kx स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने बोला df बाई dx इज इक्वल्स टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग kqx को, kqx का डिफरेंशिएशन आएगा kq बाई x चला जाएगा, x की पावर 1 है, और माइनस k तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखोगे ना, यहाँ पे kq कांस्टेंट का बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1, क्लियर। यहाँ पे k तो कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x इज इक्वल्स टू 0। बोलो सही है, k इधर ले जाओ, kq इज इक्वल्स टू 2kx, k मर गया, q इज इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू q बटे, क्लियर हो गया। तो दोनों चार्जेस कितने होने चाहिए, q बटे 2, आधा आधा तोड़ दो, उस टाइम पे दो चार्जेस के बीच की फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। बहुत ही आसान हलवा सवाल था कि फोर्स कब मैक्सिमम होती है। अभी दो चार्जेस की भी हम सवाल करा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लोगे तो मल्टीपल चार्जेस करेंगे, खिलाड़ी बन जाएंगे भैया, क्लियर है ये। इसको मिटा दे सर, मिटा नहीं सकते है ना, मार्कर ढक्कन गिरा दे, कुछ तो ऐसा कर दो सर कि पहले वाली फील आ जाए, मार्कर ढक्कन गिरा देता हूँ। हाँ सर खुशी मिल गई, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फाइंड द, ये सब लोग खुद से करेंगे पॉज करके, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, बिटवीन whom, बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये दो चार्ज हैं, एक है +5 कूलम का, एक है +4 कूलम का, इनके बीच का सेपरेशन 2 मीटर और इनका रेडियस दे रखा है 1 मीटर और 1 मीटर। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। चलो करके दिखाओ, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे ऑप्शन, चलो सभी लोग ऑप्शन कमेंट करें, एवरीवन प्लीज कमेंट द आंसर। बताओ लगाओ इसको, बोलो क्या आ रहा है सबका। पॉजिटिव चार्ज तो सर फोर्स तो रिपल्सिव होगी,
ओके, तीनों रिपल्सिव है सर। तो बताओ क्या आ रहा, ये रिफ्रैक्टिव। अच्छा, ये आ रहा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10। कितने लोग का ये आ गया है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10। कितने लोग का ये आ गया है? कितने लोग का ये आ गया है? गलत है भाई साहब, आप यहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं भाई। इसका तुम रेडियस देख रहे हो 1 मीटर, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा इसका रेडियस है, इतना बड़ा ये स्फीयर, और जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक और 1 मीटर का स्फीयर रखा है। दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, और ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, सो कूलम्स लॉ कैनॉट बी अप्लाइड, यानी कि सही ऑप्शन है डी। आपने कैलकुलेट करके ये निकाला होगा, पर वो गलत है। यहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये बड़े चार्ज है। तो अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको दे सकता है, ऐसा नहीं दे सकता। चलिए आगे बढ़े। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसके बीच में डिस्टेंस कम से कम होता 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर, तब वहां से देखने में छोटा सा चार्ज दिखता। आगे बढ़े। चलो एक बहुत बढ़िया सवाल आ गया, ये करके दिखाओ, पॉज करके, पॉज करके। इसमें थोड़े से 11 के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स, two identical small charged spheres, each having a mass m, hang in equilibrium as shown। अच्छा, इन दोनों का जो मास है that is m and m each। The length of string is L, length of string दे रखी है L, and the angle made by any string with the vertical is theta। इन दोनों के एंगल with the vertical is theta। Find the magnitude of charge on a sphere। बच्चों इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि ये दो चार्ज थे। कैसे चार्ज थे? आइडेंटिकल, स्मॉल, स्मॉल मतलब पॉइंट, आइडेंटिकल मतलब सेम। मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो भाई दो पॉजिटिव चार्ज को साथ में रखो, कैसे रस्सी से बांध के, है ना, ऐसे धागे से बांधा, दो धागे बांध दिए और दो चार्ज को ऐसे दो स्फीयर्स लटका दिए। अब क्या होगा? उनके बीच में रिपल्शन, रिपल्शन का चार्जेस दूर भागेंगे, तो देखो दूर भागे, पर दूर भागते जाते एक पॉइंट पे जाके रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन है। हाँ सर, क्यों रुक गए नहीं समझ में आया। and the angle find the series having mass hang in what equilibrium। यहाँ पे आके इनमें क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। बच्चों इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहां पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए और नेट टॉर्क जीरो हो जाए। भाई नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी जीरो हो, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो हो, और टोटल टॉर्क भी जीरो। यहाँ टॉर्क की जरूरत नहीं है फोर्स की। अब लगाओ दिमाग, इनके ऊपर नेट के ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, ये तो आइडिया है। एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg नीचे की तरफ, एक टेंशन की फोर्स लगेगी स्ट्रिंग पे ऐसे, और दोनों पे अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा, तो एक फोर्स ऐसे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बोल दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, अगर बोल दिया है ये इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, यही दिमाग लगाना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। चार्ज ऑन ईच स्फीयर नहीं दे रखा क्या इन्होंने? नहीं दिया सर, वही तो निकालना है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, मान लेते हैं इसका चार्ज भी q, इसका चार्ज भी q, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कमेंट सेक्शन पढ़ने की। आज भी थोड़े से सर्वर इश्यूज हैं क्योंकि मेरे मोबाइल पे तो कमेंट सेक्शन खुलना बंद हो गया है। ओके, पॉज करके ट्राई करेंगे सभी लोग। कर लिया? अच्छा, पॉज तो कर नहीं सकते सर सर आपकी आदत नहीं चेंज हुई लाइव क्लास में भी ट्राई किया सब लोग ने। चलो मैं इसको करूं, चलो कैसे करेंगे इसको, अपन कैसे लगाएंगे, आ जाओ आ जाओ। देखो कुछ बातें ध्यान दो। टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास m हैंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ आके इस पे नेट फोर्स जीरो है, स्ट्रिंग की लेंथ l दी है, एंगल मेड बाय एनी स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा। हम किसी एक चार्ज को उठा लेते हैं, हमने किसी एक चार्ज को उठा लिया, ये इसके ऊपर बच्चों एक फोर्स लग रही होगी टेंशन की। बच्चों टेंशन कैसे लगती है? रस्सी में किसी भी जगह पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से हमेशा दूर जाती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। दूसरी फोर्स लग रही होगी बच्चों इसमें, अगर ये मास m है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी ग्रेविटी की mg।
तीसरी फोर्स लगेगी क्योंकि बोला है कैसे चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो मान लेते हैं ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो बच्चों एक ये फोर्स लगेगी, कैसी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इसको बोल देते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर बोला है कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जीरो। ऐसे एक्चुअल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो YouTube पे मेरा वीडियो सर्च करना, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मैंने बहुत बढ़िया वर्क एनर्जी मूवी बताया हुआ है YouTube पे। एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो, टोटल फोर्स जीरो हो, भले ही वाई डायरेक्शन की फोर्स हो वो भी जीरो हो, भले ही एक्स डायरेक्शन की फोर्स हो वो भी जीरो। अब सुनो, यहाँ पे हमें ये एंगल दे रखा है, कितना है, थीटा, ये एंगल दे रखा है कितना है, थीटा। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, सोचो भाई, नेट फोर्स कितनी होनी है, जीरो, चाहे वो वाई डायरेक्शन की फोर्स हो चाहे वो एक्स डायरेक्शन की फोर्स हो। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है अभी तो सही लेवल में पढ़ा था, अभी थोड़ी याद, छोड़ उसकी जगह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, इस तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, मेरे ख्याल से टी का ही एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg को कौन बैलेंस करेगा, टी का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो यहां से हम डॉट 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 एक लाइन खींच लेते हैं, और ये जो अपनी टेंशन फोर्स है बच्चों, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल बोलो थीटा, इधर टी का कितना कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, टी साइन थीटा, बोलो सही, इधर टी कॉस थीटा इधर टी साइन थीटा। अब अगर इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट जीरो है, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो होगी, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जितनी ऊपर फोर्स उतनी नीचे फोर्स, मतलब टी cos थीटा शुड बी इक्वल टू, ये तो y डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, जितनी फोर्स ऊपर है उतनी फोर्स नीचे। फिर x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जितनी फोर्स आगे उतनी फोर्स पीछे, t sin थीटा इज इक्वल्स टू Fe, बोल सकते हैं, ये फोर्स भैया इसको कैंसिल करेगी और ये फोर्स इसको कैंसिल। बात तो यही है ना कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, और यहां तो उसके ऊपर तीन फोर्स दिख रही है, टेंशन की इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे और mg ऐसे, तो भैया mg को कौन बैलेंस करेगा, t का वर्टिकल कंपोनेंट, fe को कौन बैलेंस करेगा, t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहां पे एंगल थीटा इधर कितना आएगा, t cos थीटा इधर t। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, लेट अस से ये इक्वेशन 1 है, लेट अस से ये इक्वेशन 2 है, सो 2 से फर्स्ट को डिवाइड कर देना है आपको, 2 डिवाइड बाय फर्स्ट, t sin को इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या होगा बच्चों, t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा, क्या आएगा, t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा, कितना आएगा, fe डिवाइड बाय mg, t से t कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन गया अपना, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन गया अपना, tan थीटा बन गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, tan थीटा बन गया, यहां तक सबको क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो, छाप लो, छाप लिया सर जी, यहां तक क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चल, तो हमने देखा sin थीटा बाय cos थीटा, हमने यहां तक देखा कि sin थीटा बटे cos थीटा कितना आ रहा था, t sin थीटा किसके बराबर था, mg के, mg सॉरी sin थीटा बाय cos थीटा क्या आ रहा था, देख लेते हैं प्रीवियस पेज पे, sin थीटा बाय cos थीटा आ रहा है fe बाय mg, fe बाय mg, ये कितना हो गया बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू fe बाय mg। भाई साहब fe की वैल्यू लिखना चाहेंगे आप, बिल्कुल लिखना चाहेंगे सर, तो पीछे चलते हैं। अब ध्यान से देखो fe कितना होगा, चार्ज q और q, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है क्या, सवाल पढ़ो फिर से, नहीं दिया, मान लेते हैं बच्चों इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आ रहा है, अज्यूम करते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आ रहा है, बस अज्यूम करते हैं, अगर ये सेपरेशन स्मॉल आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी k q q बटे r स्क्वायर,
मान लेते हैं ये एयर में है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक होगी। मीच का डिस्टेंस हमने r मान लिया, तो क्या हम यहाँ ये वैल्यू रख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ बना लेते हैं, डायग्राम फील नहीं आ रहा है ना, मैंने बोला इसके बीच का डिस्टेंस r और ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब सही है, ये चार्ज q, ये चार्ज q, अब सही है। फोर्स कितनी होगी, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैसे लगेगी, इस पे इधर, इस पे इधर, हाँ। और अपॉन mg भी है तो वो भी लिख लेते हैं, अपॉन सॉरी, ये नया नया सर आपको चीज मिला है ना, संभाला नहीं चाहिए तो क्या तुमको दे दूं मैं स्मार्ट बोर्ड, मेरा प्यारा स्मार्ट बोर्ड नया नया आया, मैं सीख जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एमजी भी आ गया। अब यहां से देखो वैल्यू किसकी चाहिए अपन को, पढ़ निकालना क्या, ये तो नहीं भूल गए। अपन को चाहिए क्या इसका आंसर, अपन को चाहिए वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू निकालना है, तो क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे हम। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg r स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाय k। क्या m हमें दे रखा है वहां वेरिएबल, हाँ। क्या g एक कॉमन कांस्टेंट है, सबको पता है, हाँ। क्या r हमें दिया था सवाल में, ना, तो इस r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या थीटा हमें दिया था सवाल में, जैसा दिया था थीटा तो ज्यादा ज्यादा रहा है, एंगल मेड बाय, r नहीं दिया हमें, कहीं r को हटाना पड़ेगा। और क्या k हमें दे रखा है, k तो कांस्टेंट है, सर रख सकते हैं, चाहो तो k की ये वैल्यू लिख देना, है ना, जो बहुत फेमस वैल्यू होती है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रख दो। एयर या वैक्यूम में है तो यही वैल्यू। अभी क्या होता है अगले लेक्चर में, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg r स्क्वायर tan थीटा अपॉन k। k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डाउट तो नहीं हो रहा, हमने क्या किया, हमने बोला भैया कि इस पे नेट फोर्स 0 है। कौन कौन सी फोर्स लगेगी, ये चार्ज सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्ट्रिंग बनी है तो टेंशन। तीनों फोर्स का नेट सम कितना आना चाहिए, 0। हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन बैलेंस करेगा, T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, mg कौन बैलेंस करेगा, T का वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल थीटा या थीटा लिया, T cos थीटा, T sin थीटा, T cos थीटा mg के बराबर, T sin थीटा f के बराबर। फिर कुछ नहीं किया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, sin थीटा बाय tan थीटा का इक्वेशन बना, फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया f बाय mg। फिर f की वैल्यू हमने मान लिया इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, बस यही तो किया है रे। फिर इसके बाद यहां पे आ गए, हमने q को सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने कहा k की वैल्यू ये रख देते हैं फॉर एयर और वैक्यूम। अब हमें r को भी तो हटाना है, तो r को कैसे हटाएं बच्चों, यदि ये डिस्टेंस r है और क्या हमें ये भी दे रखा है कि ये l है, ये लेंथ, ये डिस्टेंस r है, तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, मेरे ख्याल से r/2 होगा, है कि नहीं। ये l हो गया, ये r/2 हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया। क्या अब हम बोल सकते हैं यहां से sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये हुआ अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से आपको r की वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल्स टू 2l sin थीटा। अब आप लिखोगे q स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg, r की जगह क्या रखेंगे, 2l sin थीटा, r का स्क्वायर, तो 2l sin थीटा। क्यों कर रहे हो सर इतना, r क्यों नहीं, अरे r दिया नहीं है ना, लिखने को मैं r लिख दूं, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं r नहीं था, तो r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2l sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है tan थीटा into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बिल्कुल, ये बोर्ड में आ सकता है, हलवा सवाल था ये, कुछ नहीं था इसमें, एकदम ही हलवा था। इससे अच्छे सवाल बोर्ड में आते हैं भैया। अगर तुमको विश्वास नहीं है, YouTube का कमेंट सेक्शन खोल लो, लास्ट ईयर में 12th का पेपर कैसा आया पूछ लो जाके अपने सीनियर से। इतना कॉन्सेप्चुअल पेपर दिया था ना, सब लोग बोल रहे थे आसान आएगा, ये आएगा, थ्योरी आएगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर था। तो आपको प्रैक्टिस के जाने अच्छे सवाल। मैं पानी पी रहा था। हाँ तो आप बताते हैं क्यू स्क्वायर, कुछ बचा तो नीचे नहीं। अब ये देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 बाहर कर लेते हैं यार, 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल का हो जाएगा स्क्वायर, और क्या है mg भी है,
साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है tan थीटा। अब आपको चाहिए क्यू की वैल्यू, तो पूरा अंडर रूट कर लोगे, अंडर रूट करोगे तो इसमें से मेरे ख्याल से एल बाहर आ जाएगा साइन थीटा, या छोड़ो सब अंदर छोड़ देते हैं, रूट के अंदर छोड़ देते हैं, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा। एक बढ़िया सवाल करा दिया मैंने आपको। अब ये एक कैटेगरी का सवाल है, ऐसे स्ट्रिंग वाले सवाल आपको बहुत मिलेंगे, इवन आज की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है डीपीपी, उसमें भी एक बढ़िया सवाल है ऐसा कॉन्सेप्ट। ये बहुत सवाल मिलेंगे, ऐसे सवालों को करने का यही तरीका होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो खुद बोल देता है कि इक्विलिब्रियम में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बोल देता है 95% क्वेश्चन में, और ये वाले सवाल बहुत कॉमन है। हो सकता है कभी तुमसे इसमें एंगल पूछ ले tan थीटा, तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू mg, तुम्हें चार्ज की वैल्यू दे दे या वेरिएबल दे दे और तुमसे पूछ ले एंगल कितना बनेगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। हो सकता है चार्ज पूछ ले, हो सकता है आर पूछ ले, मतलब ये एक जो तरीका है वो अपने को आ जाए, जो मेथड है अपने आप को समझ में आ जाए कि यहाँ तीन फोर्सेस होती हैं, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करनी होती हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करनी होती हैं, और ये इक्वेशन बनती है, इतना नोट कर लेगा, नोट करना हो नोट कर लिया, अगर नोट करना हो आपको ये, तो हम आगे बढ़े फिर। छाप लें, छाप लिया सर, छाप लें। सर द ऐप इज फ्लक्चुएटिंग, प्लीज डू समथिंग। मैंने अभी ज्वाइन सर, आप खुलते ही 1 घंटा लग गया सर, ऐप 1 घंटे बाद खुला है, चैट्स पढ़ो सर, नो लाइव इंटरेक्शन सर, डेटा बहुत जा रहा, वीडियो देखो, वीडियो क्वालिटी आज से लाइव जो है उसकी वीडियो क्वालिटी नहीं चेंज हो पाएगी, इसके बाद जो रिकॉर्डेड, यही लाइव जब रिकॉर्डेड में चला जाएगा तब उसकी वीडियो क्वालिटी सही हो जाएगी। बाकी आपका सर्वर अभी धीमे धीमे इंप्रूव कर रहा है, देखो ये सर अब जाकर कनेक्ट हुआ 1 घंटे से, वेयर x इज थीटा 2l x इज थीटा है, क्या लिखा है सर, ऐप का नोट भी नहीं मिलता और ऐप टाइम पे नहीं खुलता। देखो यार, नोट्स अभी मिल जाएगा, जस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद इसका नोट्स अवेलेबल होगा, लेक्चर के पहले नहीं दे रहे, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा वैसे ही नोट्स अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। बाकी यही क्लास आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव होगी, और आज रिकॉर्डेड वीडियो की क्वालिटी चेंज का ऑप्शन आएगा, बट तुरंत नहीं, यहां से करीब मेरे क्लास खत्म करने के 40 टू 50 मिनट्स बाद या 1 आवर बाद रिकॉर्डेड जो वीडियो आएगा इसका लाइव का, उसमें क्वालिटी चेंज का भी ऑप्शन रहेगा। सब धीमे धीमे फिक्स कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आज तीसरी तारीख को है ना, तो तीसरे हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो आज आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो क्वालिटी होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों कूलम्स लॉ आपको स्केलर फॉर्म में आपने पढ़ लिया, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में करते हैं। आई नो अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है आज, इसको आप रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हो जितना भी छूटा है, ठीक है। लविंग द सेशन, थैंक यू। कई लोग बुराई भी कर रहे हैं, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है बच्चों, जितने भी फुल स्क्रीन वाले बच्चे हैं उनको मैं एक नंबर दे रहा हूं, वहां अपना नंबर ड्रॉप कर दो, सिर्फ फुल स्क्रीन वाली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फुल स्क्रीन वाली प्रॉब्लम। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप फुल स्क्रीन की प्रॉब्लम उस नंबर पे अपनी मैसेज कर दो, या आप फुल स्क्रीन की, हाँ सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करना है आपको, या व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। फुल स्क्रीन की जिनको प्रॉब्लम है वो 9675682 इस पे व्हाट्सएप कर दे, तो फुल स्क्रीन की प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो सर्वर के इश्यूज हैं वो धीमे धीमे रिजॉल्व हो रहे हैं। सर फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, रोटेट कर लो। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा गुरुजी राम राम, आप बहुत शानदार, थैंक यू। सर्वर ठीक नहीं है, हाँ डाउनलोड का ऑप्शन बच्चों, डाउनलोड का नहीं, ऐप के अंदर ही ये वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी सेशन खत्म होने के 1 घंटे बाद इसमें क्वालिटी चेंज का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर लाइव क्लासेस में आपका डेटा बहुत जा रहा है या आपका इंटरनेट वीक हो रहा है, नहीं कनेक्ट हो रहा, तो आप 1 घंटा वेट करके भी उसको देख सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो शुरू में। लाइव क्लासेस में क्वालिटी रिड्यूस का अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास,
इस नंबर पे सिर्फ वही लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे जिनका फुल स्क्रीन प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सारे बच्चे आ गए, सिर्फ फुल स्क्रीन प्रॉब्लम वाले। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें करना है इसके बाद न्यूटन्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमने स्केलर फॉर्म में तो पढ़ लिया, पर आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और मान लो इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल r, सेंटर से सेंटर। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ी देख ली कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी देख ली, जस्ट अज्यूम कर। अब इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स लगेगी, एक ऐसे इस तरफ लगेगी रिपल्सिव फोर्स, उसका नाम क्या होगा, किस पे लगी है, फर्स्ट पे। किसकी वजह से, देखो भाई दो चार्जेस है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों पॉजिटिव है, बीच में डिस्टेंस आर, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लगी, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, और इस पे लगेगी इसकी वजह से, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो किसी एक को पकड़ते हैं, मान लो इसको लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को वेक्टर फॉर्म। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपने पढ़ ही लिया इतनी देर में, क्या, k q1 q2 बटे r स्क्वायर, खत्म। पर ये तो स्केलर वैल्यू ही, हमें इसका डायरेक्शन भी चाहिए। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है सर, इसका डायरेक्शन ये ऐसे है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, पहले चार्ज पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है सर ऐसे, ये वाला। इस डायरेक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कहां से चले, 2 से 1 की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं r, 2 से 1 की तरफ, 2 1, ये बोल देंगे r2 1। वैसे इसमें r1 2 r2 1 को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, सो एक, हाँ, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गई इसकी स्केलर वैल्यू। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो बच्चों इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन, ओहो हाँ, इसका डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा r1 माइनस r2, ये r21 r12 छोड़ दो, एक्चुअली इसमें क्या है ना कि एचसी वर्मा और एसएल अरोरा दोनों में प्रॉब्लम है, r12 r21 में अपोजिट, एसएल अरोरा किसी डीसी मैट्रिक्स, किसी दो किताब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इधर सीधा एकदम इसका बताता हूं करना क्या है, कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ है, और इस डायरेक्शन को हम किस वेक्टर से बताएंगे, r1 माइनस r2, इस डायरेक्शन कैसे बोलते हैं, किसकी तरफ है, 1 की तरफ, यहां से यहां, तो फाइनल माइनस इनिशियल। r1 क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर, r2 क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। व्हाट आर r1 एंड r2, r1 और r2 हैं पोजीशन वेक्टर्स, r1 और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। तो ये जो फोर्सेस का डायरेक्शन ये है, इसको हम बोलते हैं r1 इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब हमें यहां चाहिए डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का कैप। किसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो कैप से देते हैं, सॉरी ये तो याद ही नहीं 11th में था, कोई बात, सिंपली समझ लो F12 इस तरफ है, ये समझ में आ रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इस तरफ है, ये बात सबको क्लियर है 100%, बहुत बढ़िया। अब इस तरफ का डायरेक्शन क्या होगा, ये रहा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, अगर इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर r2, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे r1 माइनस r2। अब हमें इस डायरेक्शन का चाहिए एक पोजीशन वेक्टर, तो ये फोर्स कंप्लीट, फोर्स का ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है समझ लो, मान लो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चाहिए, तो हम लिखते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे निकलता है। तो इस तरह से यहां पे हम कर सकते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा मॉड r का स्क्वायर, लिख सकते हैं। जो r की वैल्यू, मॉड r क्या होता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव कर, तो r को मैं मॉड r लिख सकता हूं भाई, r स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, मॉड r स्क्वायर, कोई गलती कोई दिक्कत, 2 स्क्वायर लिखा हूं मैं, मॉड 2 स्क्वायर लिख दूं, ये भी 4 आएगा, ये भी 4, ठीक है। यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन मॉड है, यानी इसका एक्चुअल वेक्टर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन इसका मॉड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। बच्चों इस वेक्टर का मॉड क्या होता है,
इस वेक्टर का मॉड होगा ये डिस्टेंस, इस वेक्टर का जो मॉड है वो ये डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि जो r का मॉड है वो इक्वल है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मॉड के। नहीं क्लियर हो रहा? मैंने कहा दो चार्जेस हैं Q1 Q2, मान लिया दोनों पॉजिटिव है। इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? हमने कहा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इस तरफ, और इसके ऊपर फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इस तरफ। मैंने कहा इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? आपने बोला कि Q1 Q2 बाय r²। मैंने कहा सही है। इसी में सबको डाउट रहा है झिलमिल क्या है, 11th में छोड़ के आए थे। ये है बच्चों डायरेक्शन बताने का तरीका। ये फोर्स का हो गया वैल्यू, ये डायरेक्शन मिलता है यूनिट वेक्टर से। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और इस डायरेक्शन का वेक्टर तो है अपने पास ये, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, सो r1 माइनस r2 वेक्टर तो है। अब इसी का लगा देंगे क्या हम? यूनिट वेक्टर। इसको मैं पोजीशन बोल दिया था क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। फिर बोला ये है क्या मॉड r1 माइनस r2? ये डिस्टेंस है, इसका मॉड लगा दोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी जो मॉड ऑफ r है। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू k q1 q2। r की जगह मैं ये लिख सकता हूं मॉड इसका स्क्वायर, और एक बार ये और है तो क्या हो जाएगा? मॉड r1 माइनस r2 का होल क्यूब, और ऊपर क्या है? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड k1 q2 अपॉन ये मॉड r की जगह क्या रख दिया हमने? मॉड r1 माइनस r2, यहां पे भी इसका स्क्वायर और ये क्यूब, और ऊपर r1 वेक्टर माइनस r2। ये निकला है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इसको यहां लिखते हैं एक बार और समझते हैं फिर से, इसमें तो आएगा नहीं। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, पहले k q1 q2 बटे r², यहां तक सबको क्लियर होता है। फिर यहां पे यूनिट वेक्टर लिखो इसी डायरेक्शन का, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? फर्स्ट पे फोर्स लगी सेकंड की वजह से, सो 1 माइनस 2 r1 माइनस r2, नीचे उसका क्यूब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब मॉड लेके, और यहां पे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। फिर से समझा दूं कि क्लियर है यहां तक? देखिए चैट से क्या ये कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं आ रहा है? चलो कुछ लोगों ने पॉजिटिवली भी बोला कि बहुत मस्त लेक्चर है। व्हाट अबाउट रिटन नोट्स ऑफ क्लास फर्स्ट? रिटन नोट्स ऑफ क्लास फर्स्ट आपको आज रात में मिल जाएंगे, ठीक है? कल से हम लोग इन्हीं सब चीजों में बिजी हो गए थे, इसकी वजह से नहीं निकाल पाए, और इसका रिटन नोट तो अभी मिल जाएगा, क्लास खत्म होने के 15 मिनट 20 मिनट बाद ही अटैच हो जाएगा, और इसकी वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा? इसी लेक्चर के साथ। हेट स्टूडेंट वाले आपके कमेंट वाले आपके स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब कुछ फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हैंग कर जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखो स्मूथ हो गया है, होपफुली अब ऐसे ही स्मूथ रहेगा। हाँ, क्या ये बात समझ में आ रही है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ? यस सर जी क्लियर। कोई कह रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो बच्चा आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इसी चक्कर में नहीं क्लियर हो रहा होगा। ओके 8 बजे ही खुला है, कई बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, रिपीट समझा दो। अच्छा देखो, एक चार्ज Q1 एक Q2, मैंने बोला दोनों का चार्ज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सेम पॉजिटिव। अब इनके बीच में लगेगी रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स लगी, हमने बोला F12, और इस पे कितनी लगी? क्योंकि फोर्स फर्स्ट पे लग रही बाय सेकंड F12, और फोर्स सेकंड में लगी बाय फर्स्ट F21। अच्छा, तो मैंने कहा कोई भी फोर्स होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास एक वैल्यू होती है और एक डायरेक्शन। तो वैल्यू हो गया k q1 q2 बाय r स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कैसे मिलता है बच्चों? यूनिट वेक्टर से। इसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए। फिर हमने क्या कहा? इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे r1 माइनस r2। ये r1 माइनस r2 ये डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इतनी ज्यादा चीज दिमाग में डालो नहीं, वैसे ये डायरेक्शन है।
हमें इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन का एक वेक्टर बना। वेक्टर कैसे बनाया? इनिशियल से फाइनल चले, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, ये तो एक वेक्टर। हमें इसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में, हमें फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, तो इसी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे लगाया हमने? वेक्टर अपॉन मॉड। फिर हमने कहा कि अपॉन आर स्क्वायर को क्या हम मॉड आर लिख सकते हैं? बिल्कुल, भाई 2 का स्क्वायर और मॉड 2 का स्क्वायर सेम चीज है, और ये आ गया। फिर हमने कहा कि जो मॉड आर है, क्या वो मॉड r1 माइनस r2 वेक्टर के बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि r1 r2 वेक्टर का भी माइनस r2 वेक्टर का भी मॉड लगाओगे तो यही डिस्टेंस आएगा। तो हमने क्या किया? मॉड r की जगह r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड लगा दिया, इसका क्यूब बन गया, ये बन गई फाइनल वैल्यू। एक काम करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट निकालते हैं, और इस बार जल्दी जल्दी करेंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, इसको इस कर दूं, देखो एक मिनट। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, चल चलो हम निकालते हैं फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फिर देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के हिसाब से भी, कंपटीशन के लिए। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, सबसे पहले इसकी वैल्यू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है बच्चों? ये वाला। ये डायरेक्शन का वेक्टर क्या बनेगा? यहां से यहां चले, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या होगा? इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। फिर क्या करेंगे? हम लिख देंगे k q1 q2, और r की जगह लिख सकते हैं मॉड r का स्क्वायर, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर अपॉन मॉड r2 माइनस r1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बताया ना, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। अब क्या हो जाएगा? ये k q1 q2 अपॉन, अब हमने कहा जो मॉड r है वही तो ये भी है भाई, मॉड r2 माइनस r1 है क्या? ये डिस्टेंस, इस वेक्टर पे मॉड लगाओगे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और मॉड r भी यही डिस्टेंस है। तो क्या मॉड r की जगह मैं ये लिख सकता हूं? ये लिखूंगा तो क्या होगा? r2 माइनस r2 का r1 का स्क्वायर, और एक और है बात, तो कितना हो जाएगा? r2 माइनस r1 का क्यूब, सॉरी हाँ, ये इसके बराबर भी तो होगा। इस वेक्टर की बात करें, इसका मॉड भी तो यही डिस्टेंस होगा, इसका मॉड भी यही डिस्टेंस, इसका मॉड, तो हम लिख दिया r2 माइनस r1 का मॉड, इसका क्यूब बन गया, ऊपर क्या रह गया? r2 माइनस, ये क्या है बच्चों? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। व्हाट इज दिस? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर है? इसको ऐसे लिख लें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितनी होती है? अच्छा, फोर्स ऑन q ड्यू टू फर्स्ट निकाल लेते हैं। हाँ, फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट कितनी आएगी? k q1 q2 अपॉन मॉड में r2 माइनस r1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई r2 माइनस r1। 2 1 है तो r2 माइनस r1। अब देख लो, याद करो, अब पकड़ो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अब याद करो, एग्जाम में टाइम नहीं होगा हमारे डिराइव करने का, ये पकड़, ये याद होना चाहिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बच्चों को उतने ही अच्छे से याद होना चाहिए जैसे स्केलर फॉर्म में याद है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऊपर तो वही है k q1 q2, नीचे r2 माइनस r1 का क्यूब, ऊपर r2 माइनस r1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सब लोग बोल दो, k q1 q2, नीचे r1 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब, ऊपर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर है? फोर्स ऑन 1 k q1 q2, नीचे r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, ऊपर r वेक्टर माइनस r2। फोर्स ऑन 2 to 1 k q1 q2 अपॉन r2 माइनस, जो यहां लिखा है वही यहां,
2 ड्यू टू 1 R2 माइनस 1 ड्यू टू 2 R1 माइनस। क्लियर है? नोट कर लें। अभी क्लियर हुआ है? जिन लोग क्लास आज छूट गई है वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, यही क्लास रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, डोंट वरी, द सेम क्लास विल कम अंडर रिकॉर्डिंग्स, और वहां पे हम लोग क्वालिटी चेंज का ऑप्शन दे देंगे अभी 1 घंटे बाद। वेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिकल करवा दीजिए सर। हाँ करा रहे हैं सर जी। डबल पेमेंट का रिफंड कब होगा और कैसे होगा? 7-8 दिन बाद सर। प्लीज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अच्छा इससे क्वेश्चन सर। बेस्ट क्लास एवर, थैंक यू, सुपर लेक्चर सर, पैसा वसूल, चलो ठीक है। अभी तक सर कोई खास डिफरेंस नहीं लगा यूट्यूब और लाइव स्ट्रीम, एक्सेप्ट जो आपने बताया था कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, पेयर प्रोडक्शन, पेयर रिलेशन, लो अभी डिफरेंस दिखा देता हूं। आ गया डिफरेंस, अब क्लियर है? डिफरेंस चाहिए और डिफरेंस, चलो करो। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ब्रैकेट में 20 माइक्रोकूलम ड्यू टू द चार्ज Q2 minus 10 माइक्रोकूलम if the position of the charges are given as, देखो पोजीशन दी है। अब करो, चलो डिफरेंस मिल गया, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। आज न्यूमेरिकल का सेशन ही नहीं था, अभी कल न्यूमेरिकल का सेशन होगा ना, तब मजा आएगा, तब बहुत सी नई चीजें आएंगी। करो भाई इसको, आ गया जो सवाल चाहते थे, करवाएं हम, करवाएं। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, थोड़ी देर चार्ज नहीं देगा, पढ़ाते हैं। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, ठीक है। इस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, इस पे चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता, चलो ठीक है। पोजीशन वेक्टर दिया है P का, ये P और ये Q, ठीक है। P का पोजीशन वेक्टर है 1, -1, 2, ठीक है। 1, -1, 2, इसको हम बोलते हैं बच्चों R1, एक तरह से R1 ही तो है पोजीशन वेक्टर, और Q है दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम क्या R2 बोल सकते हैं। -1, 1, 1, ये कैसे दिया सर? ये कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर में। पोजीशन वेक्टर I J K में होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। फिर से दो चार्जेस हैं, एक Q1 20 माइक्रोकूलम का, एक Q2 -10 माइक्रोकूलम का। इफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेस आर गिवन एज, P की पोजीशन वेक्टर है 1, -1, 2, Q की पोजीशन है -1, 1, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लो, R1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये x में, ये y में, ये z में। ये x में इसका कोऑर्डिनेट, ये y में कोऑर्डिनेट, ये z में। भाई x y z 3D में इसका कोऑर्डिनेट दिया है, 3D पढ़ोगे ना इस बार। x में 1 पे है, y में -1 और z में। इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जब इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो x वाले के साथ हम क्या लगाते हैं? x वाले के साथ लगाते हैं I, y वाले के साथ j और z वाले के साथ k, याद आया? सो R1 इज इक्वल्स टू I माइनस j प्लस 2k, और R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -I प्लस j प्लस k हो जाएगा। बस अब पूछा क्या है? फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q1, इस पे फोर्स निकालनी है। अच्छा इस बार ये नेगेटिव है तो सर फोर्स इस तरफ होगी, तो सर सब चेंज है। कुछ नहीं, तुम अपने फॉर्मूले पे ट्रस्ट करो, तभी तो मैंने कहा फॉर्मूला याद करो। अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ पे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, और आपने जैसे तैसे कुछ याद करा है, आप उसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप मेथड फॉलो करोगे, बहुत टाइम लगेगा। सीधा आ जाओ, आपको इस पे फोर्स चाहिए, ये फर्स्ट चार्ज है और ये क्या है? सेकंड चार्ज है। फॉर्मूला लगा दो, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, क्या सिखाया है? K Q1 Q2 अपॉन, बोलो बोलो, 1 ड्यू टू 2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। यही सिखाया था फॉर्मूला, लगा दो, 100% सही आंसर आएगा। आया समझ में? जब आप यहाँ पे पूरा मेथड नहीं फॉलो करने लग जाना, तो मेथड फॉलो करने बैठ गए। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ आज कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था सर, क्वालिटी सही नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट कर लो। F12, अब इसके बाद आप जब वीडियो की क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आएगा तब आ जाना। आ गया समझ? सर IJ रिपीट करना बच्चों। यहाँ पे देखो, ये इसका
कोऑर्डिनेट दिया है 1 -1 2 x में, y में, z में। जो x के कोऑर्डिनेट इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? जो x वाला होता है उसके साथ i कैप, जो y वाला होता है उसके साथ j कैप और z वाले के साथ k कैप। किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर बनाना हो, ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हो तो x वाले में i कैप लगा दो, y वाले में j कैप लगा दो और z वाले में k कैप लगा दो। ये इधर किया हमने। अब F12 निकालना है हमको, तो F12 का फॉर्मूला KQ1 Q2। आप 1 2 लिखा है तो R1 माइनस, यही 2 1 होता तो R2 माइनस R1 हो जाता है। F12 तो R1 माइनस R2 है। अब निकाल लो यार, क्या क्या निकालना है? R1 माइनस R2 निकाल लो, R1 माइनस R2 निकाल लो यहाँ से, इसमें से इसको माइनस कर दो। I में से I माइनस करोगे कितना? माइनस I को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो 2I हो जाएगा भाई। इसमें इसको माइनस करो, I में से माइनस I, माइनस माइनस प्लस हो गया 2I, माइनस j में से j माइनस करोगे माइनस 2j हो जाएगा, और प्लस 2k से k माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से प्लस k हो जाएगा। बोलो सही? I माइनस माइनस I 2I माइनस j माइनस j प्लस 2k माइनस k, ये मिल गया आपको ऊपर वाला। अब ये चाहिए मॉड R1 माइनस R2 का मॉड। बच्चों किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है? यहाँ पे जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो लिखा है उसका स्क्वायर, जो i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जो k के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और अंडर रूट कर देते हैं। ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालने का। जो x के साथ i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो j के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और j के साथ, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 9 अंडर रूट कितना आ गया 3, 4 4 8 9 अंडर रूट 9 3। तो मॉड की वैल्यू मिल गई 3। अब वैल्यू रख दो, k एयर के लिए कितना होता है 9 into 10 to the power 9, q1 कितना है प्लस 20 माइक्रो कूलम। इसको आप कूलम में लिखोगे बच्चों, माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6, तो आप q1 को लिखोगे 20 into 10 to the power माइनस 6। Q2 कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो ये भी हो जाएगा क्या 10 into 10 की पावर माइनस 6। 10 की पावर माइनस 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि माइक्रो लिखा है, माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6। अच्छा एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। और जगह चाहिए अपने को, यहां से इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, Q1 20 into 10 to the power minus 6, Q2 कितना है माइनस 10 है, वेरी सॉरी माइनस 10 into 10 to the power minus 6। यहाँ पे चार्जेस को विद साइन रखना। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में एक चीज याद रखो कि चार्जेस को कैसे रखना है विद साइन। Q1 Q2 विद साइन रखना, तभी फॉर्मूला सही वर्क करेगा, गलत हो जाएगा वरना। हाँ तो विद साइन, इसमें माइनस 10 इंटू कितना रखा, फिर साथ में क्या है R1 इंटू R2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये रहा 2i माइनस हाँ 2i माइनस 2j प्लस k, यही होगा डिवाइडेड बाई क्या है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। मॉड की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब। सॉल्व करो इसको, 3 का स्क्वायर 9 होगा, कैंसिल, नीचे एक 3 बचा, ऊपर 20 इंटू माइनस 10, इसको लिख लेते हैं माइनस 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 12 हो गया, और ये 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। बताओ भाई 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, नीचे एक 3 बचा हुआ है, 20 इंटू 10 हो गया 200, और माइनस का साइन कैरी कर लिया, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 12, और यहाँ 10 की पावर 9 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा बचा कुचा, मल्टीप्लाइड बाई 2i माइनस 2j प्लस k। इसको सॉल्व कर लो, ये देखो डबल जीरो है, ये नीचे 10 की पावर माइनस 3 यानी नीचे 1000 है, सो व्हाट विल इट कम आउट टू बी, ऊपर लिखें, ऊपर देखो, पीछे देखो, पीछे ऊपर देखो, आगे जगह होगी शायद हमारे पास, हाँ चले आगे है। तो फाइनल वैल्यू क्या थी अपने पास, वो रही, ऊपर ही देख रहा है इसमें, सो माइनस 200 10 की पावर माइनस 3, ये नीचे आएगा 1000 होगा, 2 जीरो कटेगा तो बचेगा माइनस 2/3 इंटू 10, बोलो सही है, ये नीचे जाके 1000 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा,
मल्टीप्लाइड बाई 2i माइनस 2j प्लस के। अब माइनस 2/3 डिवाइड करो, 0.20/2 कैसे काटोगे 2/3 को, पॉइंट लगाओगे, 20 3 6 18, 20 3 6 0.66 डिवाइड बाई 10, सो 0.66 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, माइनस भी लगा हुआ है, माइनस 0.0662 10 की पावर माइनस 12, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर माइनस 3, नीचे क्या बचा 3। क्लियर है। 10 की पावर माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 200 इंटू, ऐसे लिख सकते हो, अपॉन 1000। 10 की पावर माइनस 3 मतलब अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3। बोलो सही है। अब क्या करोगे, यहां से 0000 कैंसिल, 2/3 कितना हो जाएगा 0.66। अच्छा ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर टर्म, सॉरी। हाँ ये वेक्टर टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट माइनस 200 इंटू 2i माइनस 2j प्लस के, नीचे हो जाएगा 3 और क्या बचा था 10 की पावर माइनस 3। तो अब ये हो जाएगा माइनस 200 अपॉन 1000 इंटू 3 और छी गंदा हो गया 2j प्लस के। अब देखो ये 0 कैंसिल, 2/3 0.66 डिवाइड बाय फिर से 10 0.06 माइनस के साथ 2i माइनस 2j प्लस के। तो मैंने यही कहा कि आप फॉर्मूला पकड़ के रखो, उसके बाद आप कुछ नहीं करना, और q1 q2 कैसे रखो विद साइन। तो आज हम वो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी सवाल पे लेक्चर 100% सही है, 100% सही आंसर है इसका। आप आइडियल किताब में जवाब देखोगे तो 0.66 दिया होता है, एक्चुअली 0.66 आना चाहिए, पर किताबों में 0.06 दिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद जैसे मैं लाया था सॉल्यूशन पढ़ाने पर, अब टाइम भी हो गया और आज भी कुछ सर्वर का इश्यूज था, होपफुली नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। क्लास के बाद वीडियो क्वालिटी आपको सही दिखने लगेगी, या आप चेंज कर सकोगे वीडियो क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग। और मैं चैट खोल लेता हूं। चलो ठीक है, इस क्लास को भी यहीं पे करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।